प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन की न्यूक्लियर फिजिक्स और आज जिस टॉपिक को हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक है ओरिजिन ऑफ कंटिन्यूअस बीटा स्पेक्ट्रम। और साथ में हम देखेंगे न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। प्यारे बच्चों, पहले मैं क्वेश्चन ही बता देता हूं जो आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि डिस्कस द ओरिजिन ऑफ कंटिन्यूअस बीटा स्पेक्ट्रम, या फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा डिस्कस द बीटा डीके, व्हाट कंट्राडिक्शंस अराइजेस ड्यूरिंग इट और ड्यूरिंग बीटा डीके एंड हाउ द पॉली रिमूव देम। एक सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। तो प्यारे बच्चों, आज के इस पूरे लेक्चर में आपके 5 नंबर तक का क्वेश्चन जो है वो पक्का हो जाएगा एक बार में ही। अगर आप इसे बिना स्किप किए देखेंगे तो ये पूरा टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये बीटा पार्टिकल है क्या। प्यारे बच्चों, बीटा पार्टिकल ये इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस से पैदा होते हैं ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। आप कहेंगे सर ये क्या, न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो रहते ही नहीं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होते, लेकिन ये फिर पैदा वहीं से होते हैं। कैसे, पहले मैं उसी की बात कर लेता हूं। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस का मास जब ज्यादा हो जाता है, यानी कि इसमें एक प्रॉपर रेशियो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, और जब ये रेशियो डिस्टर्ब होने लगता है तो न्यूक्लियस के अंदर ही एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है। ये देखिए, ये एक न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन में बदल जाता है, और साथ में पैदा होता है एक इलेक्ट्रॉन। इसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन में बदलता है, प्रोटॉन जो है वो भी न्यूट्रॉन में बदल जाता है और साथ में पैदा होता है एक पॉजिट्रॉन। यानी कि ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके आइदर एन न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन बाय इमिटिंग द इलेक्ट्रॉन, और ए प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन बाय इमिटिंग द पॉजिट्रॉन। इस तरह से होता है। इसका मतलब ये न्यूक्लियस में नहीं रहते, ये तो रेडियो एक्टिविटी के दौरान पैदा होते हैं न्यूक्लियस से, ताकि न्यूक्लियस स्टेबल हो जाए और इनका रेशियो प्रॉपर हो जाए। और इन सबको हम आगे समझाएंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक बीटा पार्टिकल पर नहीं है। आज हम जानना चाहते हैं कि ये जो बीटा पार्टिकल इमिट होता है ये कैसे होता है, और क्या इसमें कुछ कंजर्वेशन लॉज ओबे हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, और फिर बाद में पॉली ने 1931 में किस तरह से इनको दुरुस्त किया, उन कंट्राडिक्शंस को रिमूव किया। बस यही सब कुछ हम आपको 1 बाय 1 करके यहां समझाने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों, पहले हम देख लेते हैं कि बीटा पार्टिकल रेडियो एक्टिविटी के दौरान कैसे पैदा होता है। ये देखिए, पेरेंट न्यूक्लियाई है और ये है हमारा डॉटर न्यूक्लियाई। और जब ये एक बीटा पार्टिकल पैदा होता है, साथ में कुछ एनर्जी पैदा होती है, तो ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसका चार्ज या यूं कहिए कि एटॉमिक नंबर 1 यूनिट इंक्रीज हो जाती है, और मास नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उनकी टोटल संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब बीटा पार्टिकल हमारा पैदा होता है तो आइदर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है, उनकी संख्या तो फिक्स रहती है ना, इसलिए मास नंबर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नीचे एटॉमिक नंबर पर या कहिए कि चार्ज पर फर्क पड़ता है। ये तो एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। अब देखिए, ये जो बीटा पार्टिकल है इसकी एनर्जी को जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो पाया गया कि ये जो बीटा पार्टिकल रेडियो एक्टिविटी के दौरान पैदा होते हैं, इनकी एनर्जी डिस्क्रीट नहीं है, फिक्स नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअस है। मतलब जो मर्जी एनर्जी उनकी हो सकती है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इन बीटा पार्टिकल्स की नहीं होती। और बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए,
इवन एक सेम रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब बीटा पार्टिकल पैदा होते हैं तो वो अलग अलग एनर्जी के पैदा हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और फिर एक ग्राफ प्लॉट किया गया, वो जो रिलेटिव नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स जो पैदा हो रहे हैं उनके बीच में, और नीचे एनर्जीज ऑफ द बीटा पार्टिकल में, तो वो कैसा आता है वो चीज हम देखें। पहली बात आपको समझ में आई कि ये जो बीटा पार्टिकल्स पैदा हो रहे हैं ये डिस्क्रीट नेचर की नहीं है बल्कि कंटिन्यूअस है, और वो ग्राफ कैसा आता है वो भी, लेकिन आपको एग्जाम में क्या लिखना पहले वो भी हम लिख देते हैं। यानी कि इट हैज बीन ऑब्जर्व, आप इस तरह से शुरुआत करेंगे, experimentally observe that the energy of beta particle is not discrete, not fixed but continuous। कैसी होती है? कंटिन्यूअस, मतलब जो मर्जी उसकी वैल्यू हो सकती है बट कंटिन्यूअस। ऐसे इस बीटा पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो फिक्स नहीं होती है, डिस्क्रीट नहीं होती बल्कि कंटिन्यूअस होती है। और वो जो ग्राफ खींचा रिलेटिव नंबर ऑफ जो हमारे बीटा पार्टिकल्स हैं जो इमिटेड हो रहे हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से और उनकी एनर्जीज के बीच में, तो वो ग्राफ कैसा आता है पहले मैं उसकी भी बात कर लेता हूं। वो ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है, ये देखिए मैं प्लॉट कर देता हूं, मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाइए, और अगर आपको ये बिल्कुल तैयार हो जाए तो लेक्चर के एंड पर नीचे कमेंट्स जरूर करिएगा कि हाँ सर मुझे ये समझ में एक बार में ही आ गया है। ये देखिए, क्योंकि हम बिल्कुल समझते हुए इजी स्टेप में अपने काम को करने वाले हैं। ये देखिए, इधर हम ले रहे हैं एनर्जीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स, मतलब जो बीटा पार्टिकल की एनर्जी पैदा हो रही है वो हम इधर लेंगे, और इधर ले रहे हैं रिलेटिव नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इमिटेड, जो पैदा हो रहे हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से। और वो जो ग्राफ हमारा आता है वो कुछ इस टाइप का आ रहा है, ऐसा ग्राफ आता है। इधर एनर्जी 0 और ये मैक्सिमम वैल्यू है एनर्जी की। एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशंस ये शो करती हैं कि जब ये जो बीटा पार्टिकल पैदा होता है इसकी कोई भी एनर्जी हो सकती है 0 से लेकर के मैक्सिमम तक। इस मैक्सिमम एनर्जी को हम कहते हैं एंड पॉइंट एनर्जी, जो किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के दौरान पैदा होती है। ये चीज इस टाइप का स्पेक्ट्रम आता है। यानी कि यही बात अब हम लिखने जा रहे हैं कि ड्यूरिंग बीटा डिके द एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल मे बी फ्रॉम 0 to certain maximum value called end point energy. The beta particle can have energy from, जो बीटा पार्टिकल पैदा हो रहा है उसकी एनर्जी 0 से लेके कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकती है। और इस मैक्सिमम वैल्यू को मैंने बार बार कह रहा हूं कि इसे हम एंड पॉइंट एनर्जी कहते हैं। फ्रॉम 0 to certain called एंड पॉइंट एनर्जी। इतनी ये एनर्जी हो सकती है, मतलब डिस्क्रीट नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो बीटा पार्टिकल पैदा होता है उसकी अलग ही एनर्जी आती है। यानी कि मान लो हम आपका एग्जाम ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, और एक ही स्टूडेंट बार बार टेस्ट ले रहे हैं, हर बार आपके नंबर अलग अलग आ रहे हैं। क्यों नहीं आपके एक जैसे लगभग मार्क्स आए? ऐसा क्या हो रहा है? इसका मतलब कोई ना कोई तो और फैक्टर है जो आपके मार्क्स को अफेक्ट कर रहा है। ठीक ऐसे ही कुछ ना कुछ तो यहां है जो इसकी एनर्जी को अफेक्ट कर रहा है। और कौन कौन से लॉज हैं, कंजर्वेशन लॉज हैं जो वायलेट हो रहे हैं।
मतलब अगर हम ये मान लें कि भाई ये एक बीटा पार्टिकल जो पैदा हो रहा है ये डिस्क्रीट नेचर का है, इसकी एनर्जी फिक्स है, और इस तरह का ही तरीके से, इस तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन से ही हमारा बीटा पार्टिकल पैदा हो रहा है, तो फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी भाई? हम उन प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना लेते हैं और फिर उसका समाधान भी होगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं, कंट्राडिक्शंस, प्रॉब्लम्स रही हैं। इफ वी कंसीडर द डिस्क्रीट एनर्जी, यानी कि अगर हम ये मान ले, आप जरा हम उल्टा ही चलते हैं, मान लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, देखी जाएगी बुरा से बुरा क्या होगा, नहीं वही बात होते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये जो बीटा पार्टिकल है ये फिक्स एनर्जी का ही पैदा होता है, ऐसे कंटिन्यूस नहीं, बल्कि इसकी डिस्क्रीट नेचर होती है, कंटिन्यूस नहीं होती, मान लेते हैं। फिर देखते हैं क्या समस्या आएगी, वो भी देखेंगे, फिर उन समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। डिस्क्रीट एनर्जी दैट इज बीटा पार्टिकल ऑफ fixed energy emitted from a radioactive nucleus। भाई मान लिया, अब जैसे ही हमने माना तो समस्याएं, कंट्राडिक्शन शुरू होगी। बिफोर आप ऐसे लिखेंगे भाई कौन कौन सी, अब देखिए आप भी मान लेंगे, और देखिए हम पेपर में जो लिखना है हम वो भी लिख रहे हैं, हमारी समझ में भी आ रहा है। द फॉलोइंग कंट्राडिक्शन अराइजेस, कौन कौन सी, ये देखिए वन बाय वन का, यानी कि जो कंट्राडिक्शंस हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, वन बाय वन। कौन कौन सी समस्याएं आ जाती हैं उनको हम लिस्ट कर लेते हैं। स्पिन एंड स्टैटिक्स डज नॉट कंजर्व। पहली प्रॉब्लम प्यारे बच्चों यही आती है, जैसे ही हमने ये कहा ना कि भाई एक डिस्क्रीट नेचर, एक फिक्स्ड एनर्जी का बीटा पार्टिकल इस तरह से पैदा हो रहा है, तो सबसे पहले ही एक समस्या खड़ी हुई कि इससे तो स्पिनोस्टैटिक्स कंजर्व नहीं हुई। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन तभी होती है जब रिएक्टेंट न्यूक्लियाई है और जो डॉटर न्यूक्लियाई है उनकी स्पिनोस्टैटिक्स भी कंजर्व रहनी चाहिए। कैसे? ये तो हम जानते ही प्यारे बच्चों, मैं इसी को एक थोड़ा समझा देता हूं कि हम जानते हैं कि बीटा पार्टिकल कैसा होता है, हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, इसकी कैसी होती है, हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है। और अब सवाल यह है कि अगर कोई पेरेंट न्यूक्लियाई या कोई न्यूक्लियस जिसकी इंटीग्रल स्पिन है, ड्यूरिंग बीटा डीके जब बीटा पार्टिकल पैदा होता है तो एक डॉटर न्यूक्लियाई पैदा होती है, वो हाफ इंटीग्रल स्पिन की होनी चाहिए। देखो हाफ हाफ ये दोनों मिलके तो ही तो इंटीग्रल बनेगी। नहीं, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि बीटा डीके के दौरान, यानी कि जब बीटा पार्टिकल पैदा होता है तो एक न्यूक्लियाई जिसकी इंटीग्रल स्पिन होती है वो इंटीग्रल स्पिन की ही डॉटर न्यूक्लियाई पैदा करती है। हो गया ना कंट्राडिक्शन। इसके मुताबिक अगर स्पिनोस्टैटिक्स कंजर्व रहे तो बीटा डीके के दौरान डॉटर न्यूक्लियाई की हाफ इंटीग्रल स्पिन होनी चाहिए अगर वह किसी इंटीग्रल स्पिन वाली न्यूक्लियस से पैदा हो रही है तो। लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशंस के दौरान नहीं देखा गया। वो ये देखा गया कि ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है ये इंटीग्रल स्पिन की ही है जब वो इंटीग्रल स्पिन की न्यूक्लियस के में पैदा होती है बीटा डीके के दौरान। ये हागी ना कंट्राडिक्शन। चलिए इसको लिख लेते हैं हम, एज बीटा पार्टिकल इज हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम जानते हैं ये हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल है। सो ड्यूरिंग बीटा डीके या व्हेन ए बीटा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो ए बीटा पार्टिकल emitted
फ्रॉम ए न्यूक्लियस ऑफ इंटीग्रल स्पिन। ध्यान रखना कितनी अच्छी तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, उसी चीज को लिख रहे हैं। इंटीग्रल स्पिन शुड प्रोड्यूस ए डॉटर न्यूक्लियस ऑफ हाफ इंटीग्रल स्पिन। इसका मतलब हुआ कि जब बीटा डिके होता है या जब बीटा पार्टिकल पैदा होता है तो इंटीग्रल स्पिन की न्यूक्लियस हाफ इंटीग्रल स्पिन की डॉटर न्यूक्लियाई पैदा कर सकती है। बट एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है ना, ये इंटीग्रल स्पिन की ही होती है अपनी पेरेंट न्यूक्लियाई की तरह। बट एक्सपेरिमेंटली observe that during beta decay the integral spin nuclei या nucleus produce integral स्पिन डॉटर न्यूक्लियस। आगे समस्या कि एक्सपेरिमेंटली तो वही ये बीटा, ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है ये इंटीग्रल स्पिन की है, जबकि इस लॉ के मुताबिक अगर ये वो भी हो रहा है तो फिर ये हाफ इंटीग्रल स्पिन होनी चाहिए। हो गई समस्या। खैर इस समस्या का समाधान हम बाद में देखेंगे, अभी तो और समस्याओं की एक लिस्ट बना लेते हैं। लाइफ में समस्या एक नहीं होती, जब एक शुरू होती है तो कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट समस्या क्या थी उसकी भी हम बात कर लेते हैं। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अपने जो नोट्स है वो बनाते रहिए। ये चीजें वो हैं जो पेपर में आपको लिखनी है और मैं समझा रहा हूं और बता रहा हूं, ठीक है। और हालांकि नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी समस्या प्यारे बच्चों क्या राइज की, मैंने कहा था ना समस्या पर समस्याएं आती हैं। दूसरी समस्या ये आई कि जो मोमेंटम है कैन नॉट कंजर्व, कि अगर हम बीटा पार्टिकल और डिस्क्रीट एनर्जी मान लेते हैं तो ये तो मोमेंटम भी कंजर्व नहीं हो रहा। देखिए ये डॉटर न्यूक्लियाई है, ये पेरेंट न्यूक्लियाई, पता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है कि जैसे ही ये हमारी पेरेंट न्यूक्लियाई है और बीटा डिके जब होता है तो एक तो ये डॉटर न्यूक्लियाई पैदा हो गई, ये वाई, और ये पैदा हो गई हमारा बीटा पार्टिकल। ऐसा हुआ कि ये एक एंगल पर दोनों पैदा हो रहे हैं, बीटा पार्टिकल और ये डॉटर न्यूक्लियाई। अब यहां तो लीनियर मोमेंटम जीरो था क्योंकि जो पेरेंट न्यूक्लियाई थी वो रेस्ट में थी, तो यहां पर भी तो जीरो ही होना चाहिए। और ये जीरो तब होता जब ये बीटा पार्टिकल जस्ट इससे अपोजिट में होता ऐसे, और इन दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम होता, तो ही तो देखिए इसका प्लस में होता इसका माइनस में होता तो जीरो होता ना, लेकिन ऐसा है नहीं, ये बीटा पार्टिकल किसी एंगल पर पैदा हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का वायलेशन हो रहा है। और वो कैसे दूर होगा ये इसकी बातें तो हम बाद में बताएंगे। एक और बात देख लेते हैं कि और कौन सा नियम का यहां उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, उसे हम लिस्ट कर रहे हैं। आप भी लिस्ट करते हुए चलिए, ऐसे समझाते हुए चलिए नंबर के हिसाब से कि जितने नंबर का क्वेश्चन हो उतना ही उसमें हमें लिखना है, क्योंकि उतना ही हमें समय मिलता है। अगर कम नंबर का है और आपने बहुत ज्यादा लिख दिया है तो आपको बहुत ज्यादा नंबर मिलने वाले नहीं है, क्योंकि नंबर तो फिक्स है ना, और हमें और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसलिए सिर्फ उतना ही लिखें जितना कि एग्जाम में पूछा गया है। ज्यादा नंबर का है तो फिर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना ही होगा, और हम ज्यादा नंबर के लिए ही इस क्वेश्चन को तैयारी करवा रहे हैं। चलो एक चीज तो ये हुई, एक और प्यारे बच्चों देखिए एक समस्या और आ गई, और वो समस्या ये कि हम जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान जो एनर्जी है वो कंजर्व रहनी चाहिए, यानी कि जो एनर्जी रिएक्टेंट की है उतनी ही प्रोडक्ट की होनी चाहिए, और जो एनर्जी पैदा होती है वो इन दोनों के मास डिफरेंस
जो होता है जिसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं, और आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन के मुताबिक E बराबर mc स्क्वायर के तहत वो एनर्जी पैदा होती है। जब इसको मेजरमेंट किया गया तो वो बात कुछ जस्टिफाई हुई नहीं। जब देखा गया भाई इतनी एनर्जी पैदा होनी चाहिए इस फार्मूले के तहत जो मैंने अभी बताया, मैं बताऊंगा भी इतनी एनर्जी, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशंस की तो पता चला सिर्फ इतनी एनर्जी बीटा पार्टिकल की पैदा हो रही है। तो फिर बाकी की एनर्जी कहां गई भाई? ये तो वायलेशन हो गया ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का, यानी कि काइनेटिक एनर्जी may not be conserved। ये एक और समस्या हो गई। मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं कि कैसे वायलेशन हो रहा है। देखिए, ड्यूरिंग बीटा डीके द काइनेटिक एनर्जी कितनी पैदा होनी चाहिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ड्यूरिंग बीटा डीके आपको पता तो जब चलेगा जब इन सभी कॉन्ट्रडिक्शंस को रिमूव कर दिया था पॉली ने 1931 में, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। अभी तो वो समस्याएं जोड़ रहे हैं हम कि कौन कौन सी कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होती हैं जब हम बीटा पार्टिकल और फिक्स एनर्जी का मान लेते हैं कि वो पैदा होता है। तो वो बातें हैं, यहां से देखिए कि काइनेटिक एनर्जी में नॉट बी कंजर्व। कैसे कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन E बराबर डेल्टा mc। फिर डेल्टा m क्या है? इट इज द मास डिफेक्ट, इट इज द डिफरेंस इन द मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये देखिए, ये मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ बीटा पार्टिकल, और ये तो हुआ मास डिफेक्ट, और इनटू सी स्क्वायर। ये जो एनर्जी पैदा हुई है वो इसके बराबर होनी चाहिए, लेकिन इसके बराबर ये होती नहीं है। मैं पहले कह रहा हूं इसके मुताबिक इतनी एनर्जी जो मैक्सिमम जो हमने एंड पॉइंट एनर्जी है इतनी आनी चाहिए, लेकिन आती कितनी है? मान लो इतनी एनर्जी पैदा होती है, इतनी। तो ये बाकी की एनर्जी कहां गई? या यूं कहिए कि यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का वायलेशन हो गया है, यानी कि हियर देयर इज ए वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज वायलेटेड। एक ही समस्या है, समस्या को दूर करने की बात तो अभी हम कर ही नहीं रहे, पहले समस्याओं को तो लिस्ट करते थे। एक और प्यारे बच्चों यहां समस्या है, एंगुलर मोमेंटम में नॉट बी कंजर्व्ड। प्यारे बच्चों, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक न्यूक्लियर रिएक्शन लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि एंगुलर मोमेंटम किस तरह से कंजर्व नहीं हो रहा है, या फिर यहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कैसे वायलेशन हो रहा है वो देखते हैं। एक न्यूक्लियर रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन, ये एक एग्जाम्पल ही ले रहे हैं हम, ये तो एक जनरल एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, बीटा पार्टिकल कैसे इमिट होता है वो। यहां एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं सही मायने में। जैसे सपोज कीजिए 5 बोरोन 12, ये कोई बोरोन का आइसोटोप है जो पैदा हो रहा है, और जब बीटा डिके होता है तो फिर पैदा होता है 6 कार्बन 12। ये एक स्टेबल एलिमेंट है और साथ में पैदा हो रहा है एक बीटा पार्टिकल। ये देखिए, ये है हमारा बीटा पार्टिकल। यहां पर अब हम ये देखना चाहते हैं
कि एंगुलर मोमेंटम किस तरह से कंजर्व नहीं हो रहा है। हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ बीटा पार्टिकल कितना होता है 1, एंगुलर मोमेंटम ऑफ कार्बन कितना होता है 0, और एंगुलर मोमेंटम ये है हमारा बीटा पार्टिकल कितना होता है हाफ इन यूनिट ऑफ h अपॉन 2 पाई इंटीग्रल, हाफ इंटीग्रल स्पीड हमने आपको बताया कि इतना होता है। अब जरा नजर डालिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यहां पर टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालिए, ये तो हाफ ही आ रहा है, यहां पर 1 है। इसका मतलब है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम इन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम इन राइट हैंड साइड। It means there is violation of law of conservation of angular momentum in nucleation during beta decay। हो रहा है ना, ये बिल्कुल हो रहा है। लिख दीजिए आप इसको, पेपर में लिखना पड़ता है, कई बच्चे समझ जाते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, और फिर कहते हैं सर मेहनत तो बहुत की थी, पढ़ाई तो बहुत की थी, लेकिन नंबर कम आए। भाई आप अपनी जो नॉलेज है, जो सीखा है, उसे पेपर पर नहीं समझा पाए, नतीजा आपके कम नंबर आए, यही बात है ना। तो मैं यहां क्या लिखेंगे कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 5 boron 12 is 1 and 6 carbon 12 is 0 and for बीटा पार्टिकल, ये जो बीटा पार्टिकल है उसे it is half in unit of, हम कहते हैं ना हाफ इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2 पाई, तो ये सो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इन लेफ्ट हैंड साइड is not equal to the total angular momentum in right hand side. So total angular momentum in left hand side is not equal to total angular momentum in right hand side. There is violation of law of conservation of एंगुलर मोमेंटम। ये यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का वायलेशन हो गया। देखिए कि अब समस्याएं आई कि भाई क्या करें, एक्सपेरिमेंटली बीटा पार्टिकल पैदा हो रहा है, और हम यहां ये भी जानते हैं कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन तभी होती है जब इन तमाम लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ओबे होना जरूरी है। यहां तो इन सभी कंजर्वेशन लॉज का धज्जियां उड़ रही हैं, वायलेशन हो रहा है, इसको कोई मान ही नहीं रहा है इसके मुताबिक, और एक्सपेरिमेंटली ये हो रहा है कि बीटा पार्टिकल पैदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलती है। सब टेंशन में, सब परेशान हैं, सोच रहे हैं, नई नई रिसर्च हो रही है, अपनी अपनी लैब में लोग काम कर रहे हैं, आखिर यहां ये हो कैसे रहा है और क्यों हो रहा है, सब टेंशन में है। और इसी टेंशन से प्यारे बच्चों रिसर्च होती है, और 1931 में पॉली एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसे दुरुस्त किया, इन ये जो कंट्राडिक्शंस थी इन्हें रिमूव किया। कैसे किया वो मैं बताऊंगा, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सारे के सारे परेशान थे कि बीटा डिके प्रोसेस में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कुछ और आ रहे हैं, थ्योरेटिकल कुछ और बातें आ रही हैं, और हमारे सारे लॉज ऑफ कंजर्वेशन जो है उनका वायलेशन हो रहा है, इनकी तो धज्जियां उड़ रही हैं। तो या तो ये गलत है जो हो नहीं सकते, या फिर कहीं ना कहीं यही गलती हो रही है। सब परेशान थे। इसी दौरान हाथ उठाया पॉली ने 1931 में। उन्होंने कहा
कि मैं इन सभी कंट्राडिक्शंस को रिमूव कर सकता हूं, लेकिन मेरे ऊपर मुझसे क्वेश्चंस नहीं करोगे। मैं इनको सेटिस्फाई कर दूंगा, लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है उस चीज के, इसलिए वो मेरी हाइपोथेसिस समझ लीजिए, मेरी कल्पना समझ लीजिए, लेकिन मैं इन सभी जो आपके कंट्राडिक्शंस हैं जो इस बीटा डीके के दौरान पैदा हो रहे हैं उनको रिमूव कर दूंगा। और ऐसा उन्होंने किया भी। कैसे, वो बताइए। उन्होंने कहा कि, मैं लिख देता हूं पहले, these contradictions ये जो contradictions मैं इनकी बात कर रहा हूं, these contradictions were removed by Pauli in 1931 by introducing the concept of neutrino। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट यहां इंट्रोड्यूस किया और इन सभी कंट्राडिक्शंस को रिमूव किया। उन्होंने कहा कि ये जो बात आप बता रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। यहां ये जो बीटा पार्टिकल पैदा हो रहा है ना, इसके साथ एक और पार्टिकल पैदा होता है जिसे हम न्यूट्रिनो कहते हैं। इसके साथ साथ ही पैदा होता है और न्यूट्रिनो पर नेग्लिजिबल या यूं कहिए कि जीरो मास होता है और हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है। कैसे होती है वो उन्होंने बताई कि ड्यूरिंग बीटा डीके अलोंग विद दिस बीटा पार्टिकल एंड अनदर पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो इज प्रोड्यूस्ड। न्यूट्रिनो हैज जीरो रेस्ट मास ऑलमोस्ट एंड हाफ इंटीग्रल स्पिन। कैसे, वो मैं यहां बताता हूं। उन्होंने कहा, अब कहा कि तो ऐसे ही बोल रहा है, इसका सबूत दो। तब उन्होंने कहा, मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये मेरी हाइपोथेसिस है। जब कोई वर्ड हाइपोथेसिस यूज हो जाता है तो उससे एविडेंस नहीं मांगा करते हैं। ये उसकी बात है, उसकी बात से सहमत हो तो बताइएगा, प्रूफ उस समय नहीं होते तो फिर वो हाइपोथेसिस ही मानी जाती है। कॉलेज पॉइंटेड आउट दैट during beta decay a particle called neutrino is produced simultaneously। न्यूट्रिनो, अब पहले इसी की बात कर लेंगे। ट्रिनो हैज, और आप कह सकते हैं जीरो रेस्ट मास एंड स्पिन हाफ इन यूनिट ऑफ HFO। तो प्यारे बच्चों, समझ में आई आपको। उन्होंने कहा कि इस बीटा पार्टिकल के दौरान एक और पार्टिकल पैदा होता है जिसे न्यूट्रिनो कहते हैं और न्यूट्रिनो पर नेग्लिजिबल रेस्ट मास होता है और हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है। कैसे, मैं इसको अब पॉली ने किस तरह से रिप्लेस किया वो बात बताता हूं। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। ZX से देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये न्यूट्रिनो क्या होता है, कैसे पैदा होता है, उसकी बात। ये डॉटर न्यूक्लियाई है और यहां पर एक न्यूट्रिनो पैदा होता है। मान लो ये न्यूट्रिनो, ये तो बीटा पार्टिकल हुआ और यहां पर एक न्यूट्रिनो पैदा हुआ और ये दो देख रहे हैं आप, ये हो जाएगा Z+1 और ये देखिए। ये इसी तरीके से एक और बात मैं बता रहा हूं, फिर मैं इनके बारे में बताऊंगा। उन्होंने कहा कि ये देखिए मास नंबर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही ये देखिए ये डॉटर न्यूक्लियाई है और अगर ये हमारा पोजिट्रॉन यहां पैदा होता है तो फिर ये पार्टिकल पैदा होता है और ये है Z-1 और मास नंबर। ये बातें पॉली ने 1931 में बताई कि इस बीटा पार्टिकल के साथ साथ ये एक और पार्टिकल पैदा हो रहा है जिसे हम न्यूट्रिनो कहते हैं।
ये मैं बताऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ ये जो पार्टिकल पैदा हुआ है ये एंटी न्यूट्रिनो है, यानी कि न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल। और ये देखिए, ये हमारा पॉजिट्रॉन है और इसके दौरान ये जो पार्टिकल पैदा हो रहा है ये न्यूट्रिनो है, तो कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए, वेयर -1 0, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है भाई, जो रेडियो एक्टिविटी के दौरान न्यूक्लियस से पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन। और इसे हम इस तरह से लिखते हैं, बीटा नेगेटिव पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। ठीक है प्यारे बच्चों। और ये देखिए, ये जो ये देख रहे हो ना सेकंड वाला, ये भी बीटा पार्टिकल है, ये पॉजिट्रॉन है, इसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। इस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और इसे हम इस तरह से लिखते हैं, ये बीटा पार्टिकल है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? ये जो देख रहे हो, इट इज द न्यूट्रिनो। और ये जो जिसके ऊपर मैंने ये बार लगाई है, ये है एंटी न्यूट्रिनो। यानी एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो। ये बात पॉली ने 1931 में इंट्रोड्यूस की। अब तो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि ठीक है, ये कोई पार्टिकल है और ये आपकी एक हाइपोथेसिस है, क्योंकि उस समय इसका प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं था। लेकिन हमें ये तो बताओ कि ये हमारी जो कंट्राडिक्शंस थी इस कंटिन्यूस बीटा स्पेक्ट्रम की, और ये जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन है, इनको ये कैसे सेटिस्फाई करेगा? मैंने कहा भाई रुको समझाता हूं, पहले आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि कैसे इस हाइपोथेसिस से हमारी ये सारी कंट्राडिक्शंस दूर हो गई। चलिए, सबसे पहले पॉली ने किस तरह से इस कंटिन्यूअस बीटा स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा देखिए, थ्योरेटिकली जब हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो इतनी एनर्जी आती है मान लो, और एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया किसी बीटा पार्टिकल की एनर्जी मान लो इतनी पैदा हुई, इतनी, तो इस रिलेशन के मुताबिक ये बाकी की एनर्जी कहां गई? या मान लो ये इतनी पैदा हुई इतनी, तो ये बाकी की कहां गई? थ्योरेटिकल तो इतना आ रहा है ना, जब हम आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से फार्मूला निकालते हैं और उस एनर्जी निकालते हैं तो इतनी आ रही है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली बीटा पार्टिकल पैदा हो रहा है वो तो इतनी एनर्जी का हो रहा है, सिर्फ इतनी, तो ये कहां गई? हमने कहा कहीं नहीं गई। ये जो एनर्जी है ये हमारा जो न्यूट्रिनो है वो शेयर कर रहा है, और जो टोटल एनर्जी है ना वो तो उतनी ही है। और इस तरह से अगर इतनी एनर्जी बीटा पार्टिकल की है तो बाकी की एनर्जी किसकी है? न्यूट्रिनो के पास है। अगर इतनी एनर्जी बीटा पार्टिकल की तो इतनी एनर्जी न्यूट्रिनो की है, और टोटल एनर्जी इस कंटिन्यूअस बीटा स्पेक्ट्रम को सेटिस्फाई करता है। ये बात बताई और इस तरह से उन्होंने इसे संतुष्ट किया, इसे सेटिस्फाई किया और इस कंट्राडिक्शन को रिमूव किया। यानी कि अकॉर्डिंग टू पॉली द टोटल एनर्जी is shared by the beta particle and neutrino to satisfy यानी कि कुछ भी एनर्जी, किसी भी एनर्जी का बीटा पार्टिकल पैदा हो सकता है, यानी कि उसकी एनर्जी फिक्स नहीं रहती, और ऐसा ये जो ग्राफ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। इतनी अगर बीटा पार्टिकल की है तो बाकी उसके साथ जो न्यूट्रिनो पैदा हो रहा है उसके पास है भाई, तो टोटल तो इतनी है ना, यानी कि इसको वो सेटिस्फाई कर रहा है। ये कंट्राडिक्शन उन्होंने, इसकी बात तो हो गई। अब कहा कि ये स्पिन और स्टैटिक्स की क्या प्रॉब्लम है। देखिए यहां क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि ये जो बीटा पार्टिकल ये हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, और ये इसका मतलब ये जो डॉटर न्यूक्लियाई पैदा हो रही है ये हाफ इंटीग्रल स्पिन की होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई इंटीग्रल स्पिन की न्यूक्लियस है वो हाफ इंटीग्रल स्पिन की ही
डॉटर न्यूक्लियाई पैदा कर सकती है, क्योंकि बीटा पार्टिकल की तो हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो ये देखा गया ना कि इंटीग्रल स्पिन की न्यूक्लियाई इंटीग्रल स्पिन की डॉटर न्यूक्लियाई पैदा हो रही है। जो कंट्रोडिक्शन था, यहां पे प्रॉब्लम आ रही थी। अब पॉली ने कहा देखिए ऐसा नहीं है, अब सुनो, क्योंकि यहां पर न्यूट्रिनो भी पैदा हो रहा है और न्यूट्रिनो की जो स्पिन होती है वो हाफ होती है, इसकी भी हाफ और इसकी भी हाफ, दोनों की हाफ हाफ होगी ना, इनकी कहानी हो गई। तो एक इंटीग्रल स्पिन का जो न्यूक्लियस है वो इंटीग्रल स्पिन की डॉटर न्यूक्लियाई पैदा कर सकती है, क्योंकि ये दोनों ने अपना काम पूरा कर लिया है। तो ये इंटीग्रल 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 ही तो रहा, वो कंट्राडिक्शन भी दूर हो गया। उन्होंने कहा कि बोथ बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो आर half integral spin. So, a nucleus of integral spin, कहानी खत्म होगी ना, दोनों हाफ हाफ करके वन हो गए, इंटीग्रल हो जाएगी, तो ये भी इंटीग्रल हो सकती है, ये भी इंटीग्रल है। सो ए न्यूक्लियस ऑफ इंटीग्रल स्पिन कैन प्रोड्यूस द डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ इंटीग्रल स्पिन। यानी कि ये जो समस्या आ रही थी, स्पिन स्टैटिक्स डज नॉट कंजर्व, इस रिलेशन के मुताबिक जैसे ही न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट पॉली ने इंट्रोड्यूस किया, ये कंट्राडिक्शन भी हमारी दूर हो गई। चलिए अब देखते हैं कि ये लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा भाई। उसके लिए तो फिर आपको एक स्क्रीनशॉट लेना होगा, फिर हम आगे समझाते हैं। लीनियर मोमेंटम की कर लेते हैं भाई, ये कैसे कंजर्व रहता है। देखिए इस दौरान क्या बताया कि हमारा ये पेरेंट न्यूक्लियाई है और ये एक डॉटर न्यूक्लियाई पैदा की इसने ड्यूरिंग बीटा डिके, और डॉटर न्यूक्लियाई ये कह रहा है कि इधर चली गई, ये डॉटर न्यूक्लियाई है, और ये जो वाई मान लो ये एक्स थी, और ये जो हमारा बीटा पार्टिकल कहते हैं ये किसी एंगल पर जा रहा है, ये बीटा पार्टिकल है। और इस तरह से तो इन दोनों की ही अगर हम बात करते हैं तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रह सकता। अब इन्होंने कहा देखिए अब क्या हो रहा है कि ये किधर जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए था ना। अब क्या हुआ कि जो हमारा न्यूट्रिनो पैदा हो रहा है वो मान लो ये इधर चला गया न्यूट्रिनो, तो अब देखिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वो इधर होगा। ये देखिए ये बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो, ये और ये हमारी डॉटर न्यूक्लियाई है, और इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखें तो इधर हो गया, और टोटल जो लीनियर मोमेंटम पहले भी जीरो था तो बाद में भी जीरो हो जाएगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड यानी कि पेरेंट न्यूक्लियाई इज इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे डॉटर न्यूक्लियाई, बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो, ये मिलके भी जीरो बनाती हैं और ये भी जीरो था। हो गया ना ओबे, यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देख रहे हो ना, क्योंकि जब ये दो थे ना खाली तब लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो पा रहा था, वो किसी एंगल पर हो रहे थे जिनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता, लेकिन इन तीनों का मिला करके रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। और इस तरीके से यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ओबे हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी को तो प्यारे बच्चों मैंने पहले ही बता दिया जब मैं इस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर रहा था कि टोटल जो एनर्जी है रिएक्टेंट की वो टोटल एनर्जी प्रोडक्ट के बराबर होगी। यहां पर जो प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई बीटा पार्टिकल की एनर्जी जो है ना उतनी नहीं हो रही है, और हमारा मास एनर्जी रिलेशन के मुताबिक जो आइंस्टाइन का रिलेशन है ये बराबर एमसी स्क्वायर, उसके मुताबिक जो एनर्जी पैदा हो रही है वो कुछ और आ रही है, और यहां जो बीटा पार्टिकल पैदा उसकी एनर्जी कुछ और हो रही है, तो यहां वायलेशन नजर आ रहा था। लेकिन यहां पर जैसे ही इंट्रोड्यूस किया कि ये जो बाकी की जो एनर्जी की डेफिशिएंसी थी वो हमारा न्यूट्रिनो ले रहा है, और टोटल मिलाकर के जो एनर्जी है वो उतनी ही आती है जितनी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह दीजिए, या फिर अकॉर्डिंग टू दी आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन के मुताबिक। ये बात भी हो गई। अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये जो एंगुलर मोमेंटम है क्या ये भी कंजर्व हो? बिल्कुल हो रहा है भाई। पॉली ने बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को, न्यूट्रिनो को
इंट्रोड्यूस करके इन समस्याओं को हो रहा है। इसकी एंगुलर मोमेंटम कितना था? 1 था। इसका एंगुलर मोमेंटम कितना था? 0 था। इसका कितना था? हाफ। यहां तो टोटल मिलाएंगे तो हाफ, यहां कितना है? 1। यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द राइट हैंड साइड। इट मींस दैट देयर इज अ वाइलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हियर। लेकिन जैसे ही कॉन्सेप्ट किसका डाला? न्यूट्रिनो का, तो ये एंगुलर मोमेंटम वाली जो बात है वो भी बन गई। देखिए यहां पर टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना है? 1। अब यहां से बताइए, यहां पर कितना है? 0। इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है? हाफ। और न्यूट्रिनो का भी कितना है? हाफ। अब बताइए, देखिए दोनों तरफ, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम इन राइट हैंड साइड। इट मींस दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आल्सो ओबेड हियर, एंड it is completely explained by the Pauli by introducing the concept of the neutrino। तो प्यारे बच्चों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा? सही बताइएगा। क्या आपका ये आर्टिकल तैयार हो गया? क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक बार देखते ही कुछ बढ़ा? अगर ऐसा है तो कमेंट्स जरूर करें। और नए स्टूडेंट्स जो पहली बार देख रहे हैं, तो फिर ये दोनों चैनल जिन पर इस तरह के तमाम आपके सिलेबस से संबंधित, आपके कंपटीशन से संबंधित जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे सिंसियर स्टूडेंट्स की लिस्ट में आप हैं, लाइक एवं शेयर कर दीजिए उन सभी आपके जो साथी हैं उन तक, ताकि उनका भी यहाँ बेनिफिट हो सके। और प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल रहेगा जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बीटा डिके। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको तुरंत पता चल सके वीडियो का कब ये लेक्चर अपलोड हुआ है, तो फिर आप बेल आइकॉन भी साथ साथ में प्रेस कर दें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी तैयारी टाइम पर कर सकें। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। आप सभी एक्टिव स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।